विद्यार्थियों, आज हमारा जो व्याकरण शास्त्र का जो टॉपिक चल रहा है वो लकार चल रहा था। और लकार में हम पढ़ रहे हैं, लकार का जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट 4 है, वो हम पढ़ेंगे। लकार हमने समझा कि लकारों को संस्कृत में जो हिंदी में काल होता है, इंग्लिश में जो टेंस होता है, वो हमारे संस्कृत साहित्य में उसे लकार बोलते हैं। लकार 10 प्रकार के होते हैं, ये हमने पहले के वीडियो के अंदर पढ़ा है। पहले के वीडियो में देखा है कि लकारों की संख्या हमारी संस्कृत में कितनी होती है, 10 होती है। हमें हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार जो लकारों की संख्या है वो कितनी लेनी है, 10 लेनी है। मतलब हमारे संस्कृत साहित्य में लकार 10 होते हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम के अंदर जो 10 तक का पाठ्यक्रम है उसमें लकार केवल 5 ही काम में लिए जाते हैं, केवल 5 लकार। तो 5 लकारों में से हमने पहले 2 लकार पढ़ चुके हैं। आज हम लकार नंबर 3 है और पार्ट नंबर 4 है। हमने पहला जो लकार का पार्ट बनाया था वो था सामान्य परिचय। दूसरे पार्ट में आया था लट लकार। तीसरे पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था लृत लकार। और आज पार्ट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। लंग लकार का मतलब क्या होता है, भूतकाल। और भूतकाल का मतलब होता है वह समय जो पहले बीत चुका हो, जो पहले बीत चुका हो। मतलब अपन पलक झपकने के पहले जो समय जा चुका है, एक पलक के पहले ही जो समय जा चुका है वो भूतकाल में गिना जाता है। तो भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय। भूतकाल का मतलब क्या होता है, भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय। जो समय बीत गया वो भूतकाल के अंतर्गत गिना जाता है। क्लियर है। अब हम देखेंगे लकार जो हम पढ़ रहे हैं वो 3 वचनों के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि संस्कृत के अंदर वचन हमारे 3 होते हैं और संस्कृत के अंदर पुरुष भी हमारे 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन होते हैं हमारे पास में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमने लट लकार पढ़ा तो उसका प्रत्यय था अति। पट के पीछे अगर हम अति लगाते, पट जो धातु थी उस पट धातु के पहले अति, पट धातु के अगर प्रत्यय में अति लगाते तो पटति बनता। और हमने लृत लकार पढ़ा, पट धातु के पहले हम जो प्रत्यय था पट धातु के बाद में वो हम अगर लगाते इष्यति तो पट धातु के इष्यति लगाने से बन जाता है पटिष्यति। लेकिन लंग लकार में प्रत्यय के साथ साथ हमें ए भी लगाना होगा आगे। ए को हमें उपसर्ग के रूप में लेना पड़ेगा। और बाकी अत अताम जो प्रत्यय दिए हुए सामने, तो इनकी रचना कैसे बनेगी। इनकी रचना बनने के लिए देखिए, हम देखते हैं आपके सामने। रचना के लिए हमें पहले क्या लेना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा। ए के बाद में हम निकालेंगे इसमें से धातु, और धातु के बाद में जो बचेगा वो क्या बचेगा, प्रत्यय। हमने ले लिया, देखो ए लगाएंगे पहले, ए तो होगा ही होगा। फिर हमने बीच में क्या ले ली, धातु, और धातु के बाद में क्या लगाना, प्रत्यय। अगर हम इतना ही बताते कि धातु के बाद में लगेगा अत, अताम, अन, तो बताओ अगर धातु के बाद में अत लगता तो भवती बनता वो तो। अरे भू धातु के बाद में अत लगाते तो भवती बनता। लेकिन हमें धातु के पहले क्या लगाना है, ए लगाना है। ए लगाएंगे तब क्या बनेगा, वो ए भवत है। पट के बाद में अगर हमने लगा दिया अत लगाया तो क्या बनता, पठति बनता। लेकिन लंग लकार में ए लगेगा पहले तो बनेगा ए पठत। तो ये हमारी इस लकार की वाक्य रचना होगी, प्रकृति होगी। ए लगेगा सबके पहले, फिर लगेगा धातु और फिर लगेगा इसका प्रत्यय। ये लगाने के बाद हमारा लंग लकार पूरा बनता है। तो देखिए प्रत्यय लगाया हुआ है। लंग लकार का प्रत्यय क्या होगा, अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव और आम। ये हैं जो प्रत्यय, वो प्रथम पुरुष के प्रत्यय हैं। ये जो प्रत्यय हैं वो मध्यम पुरुष का प्रत्यय है, और ये जो प्रत्यय हैं वो उत्तम पुरुष का प्रत्यय है। तो इस प्रकार इनका प्रत्यय आपके सामने दिया गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए हमारा मान लीजिए हम लगा रहे अत, तो अत के पहले जो धातु अत के है, ये अत है प्रथम पुरुष का जो पहला प्रत्यय होगा, प्रथम पुरुष का एक वचन। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में प्रत्यय क्या लिख रहे हैं, हम अत लिख रहे हैं। अब मान लो धातु हमने ले ली पठ,
और पठ के बाद हमें लगाना है अत लगाना है तो पठत बनेगा। लेकिन ऊपर वाक्य रचना को देखते हुए हमें पठ के आगे क्या लगाना है, पठ के पहले में लगाना है ए, फिर लगाना है पठ, फिर लगाना है अत। तो हमारा क्या बनेगा, ए पठत बनेगा। क्या बनेगा, ए पठत बनेगा। इसी प्रकार हम द्विवचन में लेंगे तो फिर क्या होगा, ए के बाद में पठ, पठ के बाद में अताम, तो क्या बनेगा, ए पठताम। मतलब ए तो हमें लेना ही होगा। अगर हम ए नहीं ले रहे हैं तो फिर मामला गलत। अगर मान लीजिए कई बार देखता है कि जैसे हम धातु नंबर जो सेकंड हमारा चल रहा है वहाँ पर ए बन रहा है, वहाँ पर ए कैसे बन गया, वहाँ पर ए और ई मिलने के बाद में, वहाँ पर ए और ई मिलने के बाद में वहाँ पर ए बना है, वहाँ पर जो आई बना है। तो इस प्रकार यहाँ पर संधि भी हो रही है और बाकी यहाँ पर प्रत्यय तो लगना ही है। तो आप देखिए पहला धातु अर्थ क्या हो रहा है, नंबर 1 पे धातु अर्थ हम ले रहे हैं भू धातु। भू धातु का मतलब क्या होता है, होना होता है। तो भू का हमने बनाया था भवती, हमने भू का लकार क्या बनाया था भवती, तो भव हो गया। तो भू का मतलब होना होता है, तो इसका लकार क्या बन जाएगा, ए भवत हुआ, ए भवताम, ए भवन। क्लियर है, ए भव है मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसका प्रयोग त्वम के साथ होता है केवल। ए भवतम ये मध्यम पुरुष का द्विवचन होगा और ए भवत ये मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा। उत्तम पुरुष को अगर हम देखते हैं तो उत्तम पुरुष में आता है ए भवम, ए भवाव और ए भवाम। ये तीनों उत्तम पुरुष के अंतर्गत गिने जाते हैं। इसका प्रयोग होता है अहम के साथ, इसका प्रयोग होता है आवाम के साथ और इसका प्रयोग होता है वयम के साथ। इसका प्रयोग कहाँ होता है, अहम के साथ। मतलब इस उत्तम पुरुष में 3 आते हैं, अहम आवाम वयम। इनमें 3 आता है, यहाँ होता है त्वम के साथ, इसका प्रयोग होता है युवाम के साथ और इसका प्रयोग होता है यूयम के साथ। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं किस प्रकार इनका प्रयोग भी किया जाता है, ये हम साथ साथ देख रहे हैं। धातु नंबर 2 एक हमारे हो चुका है, धातु नंबर दूसरे ले रहे हैं हम इस, और इसका मतलब होता है चाहना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चाहना या इच्छा करना, चाहना या इच्छा करना। तो इसका हमने एक वचन में क्या लेंगे, ऐच्छत, ऐच्छताम, ऐच्छन, ऐच्छः, ऐच्छतम, ऐच्छत, ऐच्छम, ऐच्छाव और ऐच्छाम। देखिए इस पूरे लंग लकार में विसर्ग कहाँ आया है, यहाँ विसर्ग केवल एक जगह आया है, मध्यम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन, यहाँ पर केवल एक विसर्ग आया है। तो विसर्ग का भी ध्यान रखना, यहाँ पर विसर्ग एक जगह आ रहा है। तो अगला हम देखते हैं इसके सामने त्यज, और त्यज का मतलब होता है त्यागना। त्यज का मतलब क्या होता है, त्याग देना। अत्यज्यत, अत्यज्यताम, अत्यज्यन। इन तीनों का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इन तीनों का प्रयोग करेंगे हम प्रथम पुरुष के लिए। इनका प्रयोग कहाँ करेंगे हम, प्रथम पुरुष के लिए। ये हो गया प्रथम पुरुष का एक वचन, ये हो गया प्रथम पुरुष का द्विवचन, ये हो गया प्रथम पुरुष का बहुवचन। क्या होगा, प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा। अब प्रथम पुरुष में कौन कौन आते हैं, जितने भी नाम होते हैं, जितने भी नाम है वो सब नाम किस में गिने जाते हैं, प्रथम पुरुष में गिने जाते हैं। चाहे व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति, नगर, किसी का भी नाम हो वो प्रथम पुरुष में। बाकी 6 चीजें निकाल दो, तुम दोनों, तुम सब, इनको कर दो मध्यम पुरुष में। और अहम, आवाम, वयम मतलब मैं, हम दोनों, हम सब, इन तीनों को कर दो मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में कर दो इन तीनों को। तो त्वम को हमने मध्यम पुरुष एक वचन कर दिया, अहम को हमने उत्तम पुरुष का एक वचन कर दिया, युवाम को हमने मध्यम पुरुष का द्विवचन कर दिया, आवाम को हमने उत्तम पुरुष का द्विवचन कर दिया, यूयम को हमने मध्यम पुरुष का बहुवचन कर दिया, इधर वयम को हमने उत्तम पुरुष का बहुवचन कर दिया। और बाकी जो इन 6 के अलावा बच गए वो सभी आते हैं प्रथम पुरुष के अंदर। नंबर 4 लो आप गम, और गम का मतलब होता है जाना। और गम का ध्यान रखना, गम धातु का हमने लट लकार बनाया था गच्छति। क्या बनाया था, गच्छति बनाया था। तो गम का मतलब जाना हो गया। अगच्छत, राम है अगच्छत, राम गया, राम गया। अगच्छताम द्विवचन के लिए आ गया और अगच्छन बहुवचन के लिए। जैसे बालक गए तो बालका है अगच्छन, बालका है अगच्छन। अगर हम बना रहे हैं बालक है अगच्छन तो बालक है अगच्छन, ये तो वाक्य गलत हो गया। गलत क्यों हुआ, ये हमें कैसे आएगा, जब हम लकारों का पूरा प्रयोग पढ़ चुके हैं, शब्द रूपों का प्रयोग
पूरा प्रयोग पढ़ चुके हैं तो हमें लगेगा ये वाक्य अशुद्ध कहाँ है, क्योंकि जब तक हमें वाक्य की शुद्धि पता नहीं होगी हम वाक्य बना ही नहीं सकते। रटने की चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ है। तो बाल का है बहुवचन होगा तो इसकी क्रिया बहुवचन आएगी ऐगच्छन। अब हमने बोला बालक है ऐगच्छन है, तो बालक है ऐगच्छन तो गलत होगा, क्योंकि ऐगच्छन तो बहुवचन हो गया और इधर बालक है एक वचन हो गया। इन दोनों में से कहीं ना कहीं एक को हमें शुद्ध करना होगा। या तो कर देंगे हम बालक है ऐगच्छन या करेंगे हम बालक है ऐगच्छत। दोनों में से एक चीज़ सही करेंगे। अंडरलाइन अगर हमें दी हुई कहीं है तो फिर अंडरलाइन की चीज़ को हमें शुद्ध करना है। मध्यम पुरुष का तुम गए तो क्या आएगा, त्वम ऐगच्छ है। तुम गए त्वम ऐगच्छ है। तुम दोनों युवाम ऐगच्छतम, तुम सब यूयम ऐगच्छत। मैं गया अहम ऐगच्छम, हम दोनों आवाम ऐगच्छाव, हम सब वयम ऐगच्छाम। समझना, ये समझने की चीज़ है। फिर अब इस में समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ, समझ में क्या ना है। अब मैं नाम बोल रहा हूँ जी, जी का मतलब क्या होता है, जाना। अजैत का मतलब जीतना, अजैत का मतलब होता है जी का मतलब होता है जीतना। और अजैत राम जीता, तो राम है अजयत, वे दोनों अजयताम, वे सब अजयन। तुम अजय है, तुम दोनों अजयतम, तुम सब अजयत। यहाँ देखो ये थोड़ी इसकी ये यहाँ हलंत हटा देना भाई, ये हलंत की यहाँ मिस्टेक है, इस हलंत को काट सकते हो, काटना ही है इसका, ठीक है। अब ये क्लियर है, ठीक है ना। अजय है अजयतम और अजयत, वहाँ हलंत नहीं आएगा। ये हलंत की इतनी प्रॉब्लम होती है क्योंकि अगर ये हलंत कर दिया हमने तो बताओ फिर इसमें क्या अंतर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। इसलिए इसके हलंत आएगा, यहाँ पर हलंत नहीं आएगा। ऊपर देखिए कहीं भी नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। अजयम मैंने जीता, अहम अजयम, आवाम अजयाव और वयम अजयाम। क्लियर, मैं बोल रहा हूँ वापस, इसके अंदर वयम अहम आवाम आ रहा है, इसमें त्वम युवाम और यूएम आ रहा है। बाकी नाम जितने भी नाम हैं वो सब प्रथम पुरुष में हो रहे। दृश्य, दृश्य का मतलब होता है देखना। अब देखिए इसे आगा गया कि बालक देखता है, बालक देखता है, नहीं देखता नहीं, बालक ने देखा, लंग लकार आ गया ना, तो हम लंग लकार का वाक्य बोलते हैं कि बालक ने देखा। अब बालक ने चित्र देखा, बालक ने चित्र देखा, बालक है चित्रम अपश्यत, बालक है चित्रम अपश्यत। और दो बालकों ने चित्र देखा, दो बालकौ चित्रम अपश्यताम, और बालकों ने चित्र देखा। अब यहाँ पर एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, यहाँ दिया हुआ कि बालकों ने चित्र देखा। बाल का है चित्रम अपश्यन, तुमने चित्र देखा, त्वम चित्रम अपश्य है, तुम दोनों ने चित्र देखा, युवाम चित्रम अपश्यतम, तुमने चित्र देखा, तुम सब ने देखा, तो तुम सब ने के लिए क्या गया, यूयम चित्रम अपश्यत, मैंने देखा, अहम अपश्यत, हम दोनों ने, आवाम अपश्याव, हम सब ने, वयम अपश्याम। क्लियर। नी का मतलब होता है ले जाना, नी का मतलब है ले जाना। इसका बन गया अनयत, अनयताम, अनयन, अनय है अनयतम, अनयत, अनयम, अनयाव, अनयाम। क्लियर है। नयत में उठ के आ गया कि नए हो गया। ये जो अनय दिया ये तुम क्रिया आता है, ये मतलब मध्यम पुरुष का एक वचन की क्रिया है। कई बार प्रश्न पूछते हैं कि अनय है किस कर्ता की क्रिया है, अनय है किस कर्ता की क्रिया है, तो ये कर्ता कि कौन सा कर्ता है इसका, अनय का कर्ता निश्चित है, निश्चित है और निश्चित है। अनय का कर्ता होता है हमेशा त्वम, क्योंकि अनय क्या चीज है, अनय है मध्यम पुरुष का एक वचन है, और मध्यम पुरुष का एक वचन केवल एक ही कर्ता होता है और उसका नाम होता है त्वम। क्लियर। अगर मान लीजिए हम कह दें कि ये अनयम है, इसका कर्ता कौन होता है, तो निश्चित है कि अनयम का कर्ता होता है अहम। अगर मान लो हम बोल दें अनयत का कर्ता कौन होता है, तो इसके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि कितने भी नाम हैं किसका नाम लोगे, लेकिन इनका हम बता सकते हैं। इन जो 6 चीजें हैं इनका हम कर्ता तुरंत देखते बता सकते हैं कि कर्ता कौन होगा, क्योंकि इनका कर्ता निश्चित होता है। इनका कर्ता क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है ना। चलो पच, पच का मतलब हो गया पकाना। अपचत, अपचताम, अपचन, अपचह, अपचतम, अपचत, अपचम, अपचाव,
अपचाम, ठीक है। पच का मतलब पकाना, खाना पकाना। पा का मतलब एक होता है पीना, पीबत, पीबताम, पीबन, पीबह, पीबतम, पीबत, पीबम, पीबाव, पीबाम। क्लियर है? ये हो गया पा धातु जिसे बोलते हैं। अब पीबत के अंदर मूल धातु कौन सी होगी? पीबत की मूल धातु होगी पा। क्या होगी? पा। अगला है पा। अगले पा का मतलब होता है रक्षा करना। अगले पा का मतलब क्या होता है? रक्षा करना होता है। अपात, अपाताम, अपु है, अपा है, अपताम, अपात, अपाम, अपाव और अपाम, ठीक है। श्रु का मतलब होता है सुना। अश्रणोत, अश्रणोताम, अश्रणवन, अश्रणो है, अश्रणोतम, अश्रणुत, अश्रणवम, अश्रणु, अश्रणुम। केवल एक जगह विसर्ग आएगा, मध्यम पुरुष का एक वचन। हन का मतलब होता है मारना। अहन, अहताम, अहत। तो इसमें ध्यान रखना, अहन यहाँ है, अहन, अहताम, अहत। फिर आ गया है, अहतम, अहत। दोनों में एक ही चीज है, इसमें दोनों में अहनम, अहन्व, अहन्व। ये हो गया हन धातु का लंग लकार। अब देखते हैं नंबर 13, और 13 नंबर में हमारे साथ कहता है दा। अब दा के दो चीज हैं, क्योंकि दा उभयपदी धातु है, इस दा के दोनों बन रहे हैं। दा में आ गया तो क्या बनेगा? ए ददात, ए दद्व है, ए दत्त, ए ददा है, ए ददम, ए दह, ए ददाम, ए दद्व, ए दद्म, ठीक है ना। अब चलते हैं हम दूसरा दा, देना। इसका ये अयच्छत, अयच्छत की मूल धातु दाई होती है। अयच्छत, अयच्छताम, अयच्छन, अयच्छः, अयच्छतम, अयच्छत, अयच्छम, अयच्छाव, अयच्छाम। देखो आप कितनी बिल्कुल, अगर हमने एक लकार इस सारणी को ढंग से देख लिया है तो लकार को देखना, लकारों को समझना इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। बस इस सारणी को 2 बार अगर मन से देख लेंगे तो लकार हमारे याद हो जाएंगे, और लकार अगर याद हो गई तो फिर आगे की जितनी भी चीजें हैं वो सब स्वतः ही आ जाती है, ठीक है। अब चलते हैं नृत्य। और नृत्य का मतलब क्या होता है? नाचना, नृत्य करना। नृत्यत, नृत्यताम, नृत्यन, नृत्यः, नृत्यतम, नृत्यत, नृत्यम, नृत्याव, नृत्याम। नाचना, नृत्य करना। क्रुद्ध, क्रुद्ध आ गया। क्रुद्ध का मतलब होता है क्रोध करना। क्या होता है? क्रोध करना। अक्रुध्यत, क्रोध किया। अक्रुध्यताम, फिर अक्रुध्यन, अक्रुध्यः, अक्रुध्यतम, अक्रुध्यत, अक्रुध्यम, अक्रुध्याव, अक्रुध्याम। मैंने क्रोध किया, अहम अक्रुध्यम। छोटी सी चीज है। तुमने क्रोध किया, त्वम अक्रुध्य है। राम ने क्रोध किया, रामः अक्रुध्यते। श्याम ने क्रोध किया, श्यामः अक्रुध्यते। लता ने क्रोध किया, लता अक्रुध्यते, ठीक है। सक, और सक का मतलब होता है सकना। सक, सक में क्या आ गया? अशक्नोत, अशक्नुयात, अशक्नुवन, अशक्नो है, अशक्नुतम, अशक्नोत, अशक्नवम, अशक्नुव और अशक्नुम। क्लियर है? ये सक धातु है। और सक धातु मैंने बताया था आपको कि जहां पर सक धातु आती है इसके साथ में एक प्रत्यय भी आता है। तो सक धातु के साथ में आने वाला प्रत्यय कौन सा होता है? तुमुन, ठीक है ना। तुमुन प्रत्यय आएगा तो सक धातु भी आएगी। क्री, क्री का मतलब होता है करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण धातु भाई है, हमारे सब जगह काम आती है क्री धातु। तो अकरोत, अकरोत, अकुरुताम, अकुरुवन, अकरो है, अकुरुतम, अकुरुत, अकरवम, अकुरुव और अकुर्म। ध्यान रखना क्री धातु, और क्री बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। ये कई जगह काम आती है, बार बार में काम आती है। प्रच्छ, प्रच्छ का मतलब है पूछना। राम ने पूछा, रामः अपृच्छते। राम और श्याम ने पूछा, राम है, श्याम है, च अपृच्छताम। बालकों ने पूछा, बालका है अपृच्छन।
फिर आ गया तुमने अप्रच्छ है, तुम दोनों ने अप्रच्छम, तुम सब ने अप्रच्छत, मैंने अप्रच्छम, हम दोनों ने अप्रच्छाव, हम सब ने अप्रच्छाम। ठीक है। लिख, लिख का मतलब होता है लिखना, लिख का मतलब क्या होता है लिखना। अलिखत, अलिखत, अलिखताम, अलिखन प्रथम पुरुष हो गया। अलिख है, अलिखतम, अलिखत ये मध्यम पुरुष हो चुका है। और उत्तम पुरुष में अगर हम जाएंगे तो उत्तम पुरुष में एक वचन में क्या हो जाएगा अलिखम हो जाएगा। अलिखम, अलिखा और अलिखाम। नम धातु का मतलब होता है झुक जाना, झुकना, झुकना। एनमत, एनमताम, एनमन, एनमः, एनमतम, एनमत, एनमम, एनमा और एनमा। देखो वह वाली चीज़ें पूरी यहाँ आ रही है, मैं वाली चीज़ें पूरी यहाँ आ रही है, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैं की चीज़ें, मैं हलंत, मैं हलन, सबके मैं हलंत आएगा लास्ट में। यहाँ लास्ट में सबके विसर्ग आ रहा है, यहाँ लास्ट में तय आ रहा है और तभी कैसा आ रहा है बिना हलंत का तय आ रहा है। ध्यान रखना ये चीज़ें हमें। अगर ए के बाद में विसर्ग कहीं आ रहा है तो समझ लीजिए मध्यम पुरुष का एक वचन हो जाएगा। ठीक है। आगे अगली धातु है कौन सी चुर, और चुर का मतलब होता है चुराना। ए चोरियत, ए चोरियताम, ए चोरियन। बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बना सकते हैं इसको। तो चुर के बाद में क्या गया देखो कथ, कथ का मतलब कहना, ये महत्वपूर्ण धातु है। कथ बार बार में खूब काम आती है, चुर वाली काम आती है, क्योंकि अधिकतर लोग बोले चुर, चुर धातु का लट लकार बनाओ तो चुर धातु का लट लकार क्या बनते हैं चुरती, चुरती, चुरता है चुरंती। अरे चुर का चुरती नहीं बनता है, चुर का बनता है चोरयति। अगर हमें लट लकार नहीं आएगा तो आगे वाले लकार कोई नहीं आएंगे। अब किसी ने मान चुर धातु का लट लकार पढ़ा ही नहीं है, और अगर चुर धातु का लट लकार नहीं पढ़ा है तो वो क्या बनाएगा ए चुरत, ए चुरताम, ए चुरन, ऐसे चूरन बना देगा अपने आप का वो। तो चुर का मतलब पहले लट लकार बनाओ, तो चुर का लट लकार होता है चोरयति। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ए चोरयत। लट लकार आएगा तो लंग लकार आएगा। अब आज पहली बार लंग लकार पढ़ने बैठे हैं तो उसको लंग लकार नहीं आएगा। लंग लकार पढ़ने के लिए पहले लट लकार और लिट लकार दोनों लकारों को जानना आवश्यक है। ठीक है। कथ मुख्य धातु है, बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है कथ। कथ का मतलब कहना। ए कथियत, ए कथियताम, ए कथियन, ए कथिय है, ए कथियतम, ए कथियत, ए कथियम, ए कथियाव, ए कथियाम। ठीक है। अश, अश का मतलब होता है होना, बहुत ही इम्पोर्टेंट धातु। अस में यहाँ पर हलंत भी है, पहले देखना आप। आसीत, आस्ताम, आशन, आसी है, आष्टम, आष्ट, आश्म, आश्व और आस्म। घ्या, घ्या का मतलब होता है जानना। क्या होता है जानना। ए जानात, ए जानीताम, ए जानन, ए जाना है, ए जानीतम, ए जानीत और ए जानाम, ए जानी और ए जानीम। ठीक है। अब यहाँ पर जो 26 नंबर की धातु है वो करना हमें कौन सी क्रीड। क्या करेंगे धातु क्रीड करना है। ध्यान रखना क्री लिखेंगे पहले हम, और क्री के अंदर आधा कर देंगे रे। ये क्री में हमने आधा इधर रे कर दिया। मात्रा कौन सी करोगी, मात्रा करेंगी बड़ी, और भाई डक्के लगा देना हलंते। राइटिंग थोड़ी खराब ज़्यादा है भाई, ये हमने लगा दिया डके हलंत। अब अर्थ आप लिख लो ना भाई। क्रीड का मतलब होता है खेलना, यहाँ बराबर लगा के क्या लिखोगे खेलना। ठीक है। लिख देना खेलना। ए क्रीडत, ए क्रीडताम, ए क्रीडन, ए क्रीड है, ए क्रीडतम, ए क्रीडत, ए क्रीडम, ए क्रीडाव, ए क्रीडाम। पठ का मतलब हो गया पढ़ना। ए पठते, ए पठताम, ए पठन। ठीक है। बना सकते हैं तो अपन कोई दिक्कत ही नहीं है। स्था, ये ध्यान रखना इनका, ये धातु मुख्य है, इसको ध्यान रखना में कि स्था का कैसे बनेगा। स्था का अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अतिष्ठ है, अतिष्ठताम, अतिष्ठत। तो इस अब परीक्षा में प्रश्न आ गया कि बताइए अतिष्ठत के अंदर मूल धातु कौन सी है, तो बच्चे कर देते हैं तिष्ठ। गलत, तिष्ठ धातु नहीं होती है। अतिष्ठत की मूल धातु क्या होती है स्था धातु होती है। क्या होती है स्था। अयच्छत, तो अयच्छत की मूल धातु क्या होती है दा होती है, न कि यच्छ होती है। अगच्छत की मूल धातु क्या करते हैं, कई बार अगच्छत की मूल धातु पूछते हैं और बच्चे बताते हैं कि अगच्छत की मूल धातु गच्छ होती है। नहीं है, अगच्छत की मूल धातु होती है गम। क्या होती है गम धातु है ये। ठीक है। अब लेते हैं नंबर 29।
तो 29 में देखो आप ये सब आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है, समझना है और पढ़ना है। तो आराम से 29 से लगा, 29 में कौन सी हो गई, याच धातु। और याच का मतलब क्या होता है, मांगना। याच का मतलब क्या होता है, मांगना होता है, ठीक है। याच का मतलब मांगना। अयाचित, अयाचताम, अयाचन, अयाचह, अयाचत, अयाचम, अयाचाव, अयाचाम। बिल्कुल क्लियर है, एक ही रूप है इनका सबका जो हमने बनाया पहले आपके। हस का मतलब होता है हंसना, रक्ष का मतलब होता है रक्षा करना, घ्रा का मतलब सूंघना और जिग्र से बना है ये। स्मृति का मतलब होता है याद करना, वश का मतलब होता है रहना। 35 नंबर पे हिरी धातु, हरी का मतलब होता है चुराना, रुद्ध का मतलब होता है रोना। अलग, थोड़ा अलग है इसमें रूप। बी वाला अलग है क्योंकि भी के अंदर बनता है अविभेद, विभेति वाला। डरना। चल का मतलब होता है चलना, चल का मतलब क्या होता है चलना, अचलती। ख्याल, ख्याल का मतलब क्या होता है धोना। और खाद का मतलब क्या होता है, खाद धातु का मतलब होता है खाना। क्या मतलब होता है इसका, खाना। बिल्कुल सरल सरल ये, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, आपको बनाते रहना है। भक्ष का मतलब खाना हो गया। गई, गई से बनता है गायती। गई धातु है, ये गा धातु नहीं होती है, धातु गई होती है। और गई धातु का रट लकार बनता है गायती। गई धातु का लिट लकार क्या बनता है, भविष्यत काल क्या बनता है, गाश्यति। गाश्यति, गाश्यत है, गाश्यंती, ये लिट लकार बनता है। और लंग लकार बन गया एगायत, एगायताम, एगायन, ठीक है। वद धातु, वद धातु का मतलब होता है बोलना। वद का मतलब क्या होता है, बोलना। नस का मतलब क्या होता है, नष्ट करना। नस का मतलब क्या होता है, नष्ट करना होता है, ठीक है। ये 44 अभी आगे हो रहेगी, 5 धातु और आगे। तो 44 धातु नस तक आई है। इसके बाद में एक छोटी सी 4 लाइन हम ले लेते हैं। वो 4 लाइन हम बोलते हैं भारतीय। आप बताओगे कि किसका, इसका शीर्षक जो मैं आपको कविता 4 लाइन की बोल रहा हूँ, 4 पंक्ति आपके सामने बता रहा हूँ, उनका शीर्षक बच्चों आप खुद बताओगे। मैं लास्ट के अंदर ये कविता पूरी होने के बाद मैं इसका शीर्षक बताऊंगा, लेकिन कोशिश ये करना है कि पहले आप इस चीज़ का शीर्षक बताना कि किस शीर्षक की, किस इसकी हेडलाइन क्या होनी चाहिए, इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, इसका पॉइंट क्या होना चाहिए, तो वो आप बताना, इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो ध्यान से सुनो 4 लाइन। नींद पूरी किए बिना, बच्चों संग जिए बिना, वो आराम लिए बिना पैदा करता है धान को। नींद पूरी किए बिना, बच्चों संग जिए बिना, वो आराम लिए बिना पैदा करता है धान को। बोओगे वैसा काटोगे, काटोगे वैसा बांटोगे, वो ऐसे आदर से देता रहा है जहान को। बोओगे वैसा काटोगे, काटोगे वैसा बांटोगे, वो ऐसे आदर से देता रहा है जहान को। कभी अतिवृष्टि झेली, कभी अनावृष्टि झेली, कभी अतिवृष्टि झेली, कभी अनावृष्टि झेली, सावन ऐसा किया आंधी और तूफान को। और महंगाई के बोझ तले वैसे ही मरने लगा है, महंगाई के बोझ तले वैसे ही मरने लगा है। गोलियों से फिर क्यों मारा जा रहा है किसान को, गोलियों से क्यों फिर मारा जा रहा है किसान को। भारतीय किसान जिनकी जम्मू कश्मीर में किसानों की गोलियों से हत्या की जा रही है, बेचारा पहले ही आंधी तूफान झेल करके, मौसम का प्रहार झेल करके वो अपने आप मर रहा है, फिर भी उसको गोलियों से वहाँ मारा जा रहा है। आगे देखिए 4 लाइन और। जो माना जाता धरती पर, जो माना जाता धरती पर श्रम का सच्चा अवतारी, जो माना जाता धरती पर श्रम का सच्चा अवतारी, धरती का बलवान पुत्र क्यों झेल रहा है लाचारी, धरती का बलवान पुत्र क्यों झेल रहा है लाचारी। मुस्काती है भूख घरों में, मुस्काती है भूख घरों में, बजते लोटी थाली क्यों, जो भंडार भरा करता है उसका बर्तन खाली क्यों, जो भंडार भरा करता है उसका बर्तन खाली क्यों। अरे तिल तिल करके वो मरता है, तिल तिल करके वो मरता है, कर्म सदा ही करता है, तिल तिल करके वो मरता है, कर्म सदा ही करता है। चहु ओर की भूख मिटाता, श्रम भूख से मरता है, चहु ओर की भूख मिटाता, श्रम भूख से मरता है। मौन खड़ी सरकार देखती, मौन खड़ी सरकार देखती, मेहनत के अपमान को, बिन मंदिर का कर डाला क्यों भारत के भगवान को, बिन मंदिर का कर डाला क्यों भारत के भगवान को। देखिए कविता के अंदर किसान को एक भगवान का रूप दिया गया है और लोगों ने इस किसान को बिन मंदिर, इस भारत को बिन मंदिर का कर डाला है, क्योंकि किसानों की हालत बड़ी दयनीय, विचित्र और खराब है। मैं किसान का बेटा हूँ और दर्द उसी का गाता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ और दर्द उसी का गाता हूँ।
आँख के आगे फसल सूखने का मतलब बतलाता हूँ। आँख के आगे फसल सूखने का मतलब बतलाता हूँ। आँखों के आगे बेटे का बिलख बिलख कर मर जाना। उत्तर आते हुए परीक्षा में हाथों का पथरा जाना। एक सुहागन को लगता है जो विधवा कहलाने पर, वृद्ध पिता को जो लगता है अपनी बेटी खो जाने पर, ध्यान भंग हो जाने पर जैसा योगी को लगता है, खुद की दवा नहीं मिलने पर जो रोगी को लगता है, तुमको लगता जनादेश पाकर सत्ता छिन जाने पर, प्रथम विजेता को लगता है पुरस्कार ना पाने पर, पदक छीनने पर लगता है जैसा एक जवान को, फसल सूखने पर वैसा ही लगता एक किसान को। भारत की पहचान विश्व में जिसके कारण गूंज रही, बीज उगाने की खातिर ये धरती मैया पूछ रही। गांधी के सपनों का कोई भी अरमान नहीं दिखता, बिन किसान को देखे पूरा हिंदुस्तान नहीं दिखता। अब हो जाओ सावधान, मत डूबो तुम अभिमान में, 100 में से 80 किसान हैं मेरे हिंदुस्तान में, सारे के सारे किसान जब, ध्यान से सुना ये पंक्ति, कि सारे के सारे किसान जब भारत के मिल जाएंगे, एक नहीं दो नहीं हजारों सिंहासन हिल जाएंगे। अगर भारत का किसान चाहे और एक हो जाए तो एक नहीं पता नहीं कितनी सरकारों को ये हिला के रख देगा, क्योंकि सरकार जितने भी चुनाव आते हैं पहले आगे मुद्दा किसान का उठाते हैं और उस चुनाव के बाद भी वो किसान को भूल जाते हैं। जब भारत में चुनाव आते हैं तब सरकार के नेताओं को किसान की याद आती है, और उसके बाद किसान कौन है ये कोई जानता नहीं है। उनको पूछे किसान की हालत है कि किसान ये किस प्राणी का नाम होता है, वो किसान का नाम भूल जाता है। लेकिन जब चुनाव आता है और मंच पर भाषण देना होता है तो भाषण का जो मेन पॉइंट होता है वो किसान से शुरू होता है और किसान पे वहीं खत्म हो जाता है। बस वहाँ तक किसान रहता, मंच के नीचे उतरते ही किसान गायब। किसान के बारे में, क्योंकि किसान एक ऐसा है जो खुद का पेट के गांठ लगाकर भी और जनता को देता है, जनता के पेट भरता है, जनता का पालनहार है। आगे हम देखते हैं 45 नंबर का देखते हैं। 45 नंबर की जो धातु है, 45 से 51 नंबर की धातु, ग्रह का मतलब होता है बच्चों पकड़ना, ग्रहणात लिखा हुआ है, और धाव का मतलब होता है बच्चों दौड़ना, धावत होता है, और धाव के बाद में आ गया गण का मतलब गिनना होता है, पूरा दिया हुआ है। ताड़ का मतलब पीटना, ताड़त, पत का मतलब गिरना हो गया, पतत। 50 नंबर की सृज का मतलब बनाना, रच का मतलब बनाना, रचयति, रचयत। नीचे आ गया ना 51 नंबर रच, दोनों का मतलब बनाना होता है। ठीक है, 51 धातु है, 51 धातुएं हैं, इनका लंग लकार बना दिया गया। स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से अच्छी राइटिंग में करना है। बाकी बच्चों को याद भी करना है, लेकिन दिमाग से सही बिल्कुल रटना नहीं है, समझ के लिखना है। तो ठीक है, ये आपका जो लंग लकार का पार्ट नंबर 4 था, ये आज यहाँ समाप्त होता है। अगले लोट लकार को लेकर के हम पार्ट नंबर 5 के अंदर आपसे मिलेंगे। तब तक नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।